Hi everyone, my name is Rohan Madan. I have started a series to guide every CA final student. This is the fourth video of the series, so please watch the video till end. हेलो रोहन, Hi Divyansh, कैसे हो भाई? I am good. What about you, bro? आई एम ऑल्सो गुड. मेरे को कुछ डाउट्स है रिलेटिंग टू द सी फाइनल. आप थोड़ी सी हेल्प कर दो अपने लिए, मतलब मेरे लिए, कि मैं उसके ओवरकम कर सकूँ वो डाउट्स को. Yeah. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट चालू करूँ जो मेरे लिए ईजी भी रहे और मेरे को एंथुजियाज्म दिलाए मेरे फाइनल्स की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप AFM या FR में से कोई सब्जेक्ट पिक करिए और उसको स्टार्ट करिए. तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप जब भी ऑडिट कर रहे हो या फिर DT कर रहे हो, IDT कर रहे हो, उसके अंदर अपडेट्स आते रहेंगे, चेंजेस होते हैं. ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ोगे तो लास्ट तक जब तक स्टडी लीव का पीरियड आएगा तो आप भूल जाओगे. तो सजेशन ये रहेगा FR या AFM इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पिक करो और अपनी CA फाइनल की स्टडी स्टार्ट करो. इफ मैं सोच रहा हूँ कि मैं AFM चालू करूँ तो मेरे को एक बेसिक डिफरेंस के बारे में पूछना था कि जो अपन ने CA इंटर में FM पढ़ी है एंड CA फाइनल के अंदर AFM में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. CA इंटर वाली AFM के अंदर आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे CAPM का आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, वही CA फाइनल की AFM के अंदर आप उसका डेरिवेशन सीखेंगे, उसको इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करना है, कोई भी फॉर्मूला वो कैसे डिराइव हुआ है, कैसे उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना है. तो कैपिटल बजटिंग है जिसको आप एक्चुअल में डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के अंदर यूज करोगे. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द CA इंटर एंड CA फाइनल AFM. ओके ओके. एंड सेकंड क्वेश्चन, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि मेरे को कौन से टीचर्स के लेक्चर लेने चाहिए जिससे मेरे को हेल्प करे कि मेरी AFM को और इजी गोइंगली कर दूँ, मेरे AFM के पाथ को. मेरे केस के अंदर मैंने संजय सराफ सर के लेक्चर लिए थे और उनका गूगल ड्राइव बैच लिया था मैंने, और रेगुलर बैच था. रेगुलर बैच था. आप उनके बैच को प्रॉपर आपने क्या टाइम ड्यूरेशन लिया था उनके बैच को कंप्लीट करने के लिए, और मतलब उनके बैच ऐसा था कि सबसे बड़ा रहता है उनका, आवर्स सबसे बड़े रहते हैं, तो आपने वो कैसे कंप्लीट किया, मतलब सर्वाइव भी कैसे करते थे. सो मेरे को अराउंड 6 मंथ लगा था उसको AFM को कंप्लीट करने के लिए. तो मेरा माइंडसेट क्या रहता था उस समय कि एक बार मैंने एक लेक्चर देख लिया, तो सर ने जो भी होमवर्क दिया मैं उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको क्वेश्चन को सोल्व करता था. तो अराउंड मैंने एवरी क्वेश्चन ड्यूरिंग द 6 मंथ जब भी मैंने लेक्चर देखे थे तो हर एक क्वेश्चन मैंने रिटन प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व किया था. तो यही मेरा माइंडसेट था और मेरे को 6 मंथ के अंदर मैंने कंप्लीट. एवरी होमवर्क क्वेश्चन. यस. ओके, दैट्स वाज, मतलब होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पर्सनली मेरे को इंटर में ऐसा लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता था. तो मैं अंदर से सोचता था कि मैं ओरली भी सॉल्व कर लूँ, वो बेटर है या फिर हर एक क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस करूँ मैं. आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके. एंड एक और ये था कि 1.5 डेज की स्ट्रेटेजीज रहती है, तो मेरे को कौन से चैप्टर्स उठाने चाहिए पहले कंप्लीट करने के लिए, और क्या क्या वेटेज रहना चाहिए मेरे चैप्टर्स का ड्यूरिंग द 1.5 डेज. सो बेसिकली 1.5 डेज में एक मेरा फ्रेंड है जो अच्छा मतलब स्टूडेंट है, बट उसने क्या किया है कि 1.5 डेज की जो उसने स्ट्रेटेजी दी उसने गलत फॉलो करी, उसके कारण उसका अटेम्प्ट लग गया है. ओके. सो उसने मिस्टेक क्या करी कि जो बिग चैप्टर होते हैं जैसे फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स, Yeah. तो उसने 1.5 डेज में से 1 डेज उसके ऊपर पूरा डिवोट कर दिया. सो आपको क्या करना है कि 3 या 4 आवर्स मैक्सिमम, 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम आपको क्या करना है उन चैप्टर्स पे देना है, जैसे फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया. बाकी चैप्टर्स पे आपको टाइम डिवोट करना है. और 1.5 डेज में आप अपनी क्वेश्चन बैंक को ऐसे फ्रेम करके रखिए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो यही क्वेश्चंस मैं लास्ट 1.5 डेज में रेफर करूँगा. तो मेरे केस के अंदर मैंने यही किया था. ICI मॉड्यूल थी, मैंने उसमें 5 RTP MTP के क्वेश्चन थे जो भी मैंने मार्क करके रखे कि लास्ट 1.5 डेज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं रेफर करूँगा. और एक रोहित चिप्पर सर की आते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने एक सर की वो लिस्ट भी रेफर करी थी जिसके अंदर ICI मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन थे. तो मेरी यही 1.5 डेज में ये आपकी स्ट्रेटेजीज थी. अब आपने जैसे डेरिवेटिव और फॉरेक्स का नाम लिया, मैंने बहुत सा मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह से सुना है कि डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं. तो आपका क्या मोटिव, मतलब कैसे आप उनको लर्न करते थे, क्या रहता था उनके पीछे आपका स्ट्रेटेजीज. क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फॉरेक्स क्या है कि कंप्लीटली न्यू चैप्टर है फॉर अस ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की WO फाइनल में आएगा तो एकदम, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं होता है इंटर के अंदर.
तो बेसिकली यही है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो इन दोनों चैप्टर के ऊपर ही करनी है। जब भी आपको सारे फॉर्मूले सारे लॉजिक्स क्लियर होंगे, तो मेरा भी अराउंड 3 टाइम्स उसका रिवीजन हुआ था। और यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको कम से कम फॉरेक्स और डेरिवेटिव की 3 टाइम्स आपको रिवीजन होना चाहिए। अब आपने जैसे बोला है कि आपको आपके स्टडी पीरियड में आपने पूरे AFM सब्जेक्ट को कैसे कवर किया, कितनी बार उसको रिवाइज किया पूरे सब्जेक्ट को? सो स्टडी लीव में मेरा माइंडसेट यही था कि जब भी मैं स्टडी लीव पे गया तो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने AFM ही पिक किया था। और जितना मुझे याद है मैंने AFM का 3 टाइम्स रिवीजन किया। और 3 टाइम्स रिवीजन में मैंने 3 टाइम मतलब तीनों बार मैंने AFM की ICA मॉडल को ही रेफर किया था। और फर्स्ट टाइम जैसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए रिटन प्रैक्टिस करके। सेकंड टाइम्स मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को लग रहा था सॉल्व करने में कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो मैं उसको हाथों हाथ कट कर रहा था। और सेकंड टाइम मैंने जो मार्क करके रखा था कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने उसको मार्क करके रख दिया सेकंड रिवीजन के लिए। अब ड्यूरिंग द सेकंड रिवीजन मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कट किया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे वो मैंने थर्ड रिवीजन में रेफर किया। इस टाइप आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो अपने AFM सब्जेक्ट का। आपने अभी ICA मटेरियल के ऊपर फोकस किया, आपने कोई दूसरे सर की भी बुक्स रेफर की, जैसे आपने संजय श्राफ सर के लेक्चर लिए तो आपने उनकी भी बुक को प्रॉपरली सॉल्व किया, या केवल ICA मटेरियल या फिर NTP और RTP के ऊपर ही फोकस किया आपने? सो ड्यूरिंग माई स्टडी लीव मैंने खाली ICA मॉडल को ही रेफर किया था। और 2 टाइम्स मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए थे और RTP मैंने सॉल्व करी थी, RTP रिवीजन टेस्ट। अब मैं थोड़ा सा लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर आना चाहता हूँ। मेरे को छोटे से मोटे पर्सनल क्वेश्चन थे, पर्सनल मार्केट क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बहुत सारे AFM सब्जेक्ट्स चैप्टर्स पढ़े, तो उसमें आपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट किया, कैसे इंप्लीमेंट किया आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? सो प्रैक्टिकल लाइफ में यही है कि जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज को ऐड करके यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो। ओके, सो ये आप जनरल आइडिया मिल जाता है आपको कि हाँ डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक भी आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। सो ये एक कंसेप्ट है जिसको अपन प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। ओके। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, आप क्या क्या की पॉइंट्स नोटिस करते हो कि एक स्टॉक में मेरे को कब इन्वेस्ट करना चाहिए? सो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि आप पैरामीटर्स क्या क्या देखने चाहिए या पैरामीटर्स? सो पैरामीटर्स जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। देन फैक्टर्स होते हैं जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, यस, रेवेन्यू टॉप लाइन है वो कितने % से ग्रोथ हो रही है, बॉटम लाइन है जैसे नेट प्रॉफिट है वो कितने % से ग्रो हो रहा है, और उसके अलावा PE रेशियो क्या चल रहा है जो कि बताएगा कि ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। सो दिस आर द बेसिक पैरामीटर आई जनरली लुक बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द एनी कंपनी स्टॉक। ओके, थैंक यू रोहन, नाइस टू मीट यू। Yeah. Thank you, Divyansh, for asking the question on behalf of all the CA final students. Thank you for watching the video till the end. We'll see you in the next video.